सो हेलो फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हमने समझा था अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। अल्फा डीके में हमने देखा था कि जो पार्टिकल इमिट होता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, इट इज हीलियम एटम का न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास नंबर होता है 4। तो जहाँ पर x अगर अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो y में एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और एटॉमिक मास नंबर 4 से कम हो जाता है। ठीक है, दैट वाज आवर अल्फा डीके। बीटा डीके में हमने दो तरीके के डीके की बात की थी, बीटा माइनस डीके एंड बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके में क्या हुआ था, न्यूट्रॉन गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, और इस दौरान न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो कौन सा पार्टिकल इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, जिसे हमने बीटा माइनस पार्टिकल कहा था। और इसके साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट होता है, ये भी हमने समझा था। बीटा प्लस डीके में हमने देखा था कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और जिसके कारण पॉजिट्रॉन इमिट होता है अलॉन्ग विथ न्यूट्रिनो पार्टिकल। यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो क्या थे, वो ऐसे टाइनी मास पार्टिकल थे जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन को ही हम बीटा प्लस पार्टिकल भी बोलते हैं। देन वी हैव सीन अबाउट गामा डीके, जहाँ पर हमने समझा था कि गामा जो डीके है वो बेसिकली हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। जब अल्फा और बीटा डीके चल रहा होता है न्यूक्लियस में, तब हाई एनर्जी फोटॉन्स इमिट होते हैं, जिसे हम गामा रेज कहते हैं या गामा डीके भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को हमने समझा था। फिर उससे रिलेटेड कुछ सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और सीईटी के क्वेश्चंस भी हमने देख लेते हैं। आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब क्या है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, समझते हैं। मान लीजिए किसी एक समय पर मेरे पास कोई एक मटेरियल का सैंपल है, जिस पर्टिकुलर सैंपल में उस पर्टिकुलर मटेरियल के सर्टन नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है। मान लेते हैं एक्स एलिमेंट है जिसके फिलहाल 100 नंबर्स ऑफ एटम्स या 100 नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई उस पर्टिकुलर सैंपल में प्रेजेंट है, जहां पर टी मतलब टाइम की वैल्यू में 0 कंसिडर कर रहा हूं। यहां से अब मेरा टाइम का रेफरेंस स्टार्ट होने वाला है। यहां से कुछ समय बीतने के बाद, मान लीजिए आफ्टर सर्टन टाइम टी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज इसके अंदर बचे हैं सैंपल के अंदर, अब वो कम हो चुके हैं। क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके हुआ है। सो बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, सपोज कुछ नंबर्स ऑफ एक्स एलिमेंट नाउ दे हैव टर्न्ड इनटू वाई। तो कुछ नंबर्स ऑफ एक्स किस में टर्न हो चुके हैं, वाई में टर्न हो चुके हैं। सो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो सकती है, एक्स की वैल्यू 100 से मान लेते हैं 80 आ चुकी है, और जो डॉटर न्यूक्लिया है वाई, वो कितने हैं, 20 है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि इनिशियल जो काउंट है किसी भी न्यूक्लियाई का फॉर दैट गिवन सैंपल, अगर मैं उसको एन नॉट लिखता हूं, तो आफ्टर टी टाइम कितने नंबर ऑफ काउंट बचे हैं, एंटी नंबर ऑफ काउंट बचे हैं। एंड दिस हैज हैपेंड ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, जहां पर कोई भी मटेरियल बिकॉज ऑफ अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल इमिट करता है तो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते रहता है टू अटेन स्टेबिलिटी। नाउ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके हमें क्या बताता है कि आफ्टर अ पैसेज ऑफ सर्टेन टाइम, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दे आर रिमेन्ड in the given sample, how many number of nuclei remained in the given sample, and that can be found by using law of radioactive decay, जिसका फॉर्मूला आता है nt इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। टी क्या है, इलेप्स टाइम है, एन नॉट से लेकर एन टी तक का जो भी टाइम हमने लिया था वो टी टाइम है। लैम्बडा होता है डीके कांस्टेंट, इसकी भी आगे हम बात करने वाले हैं। एन नॉट तो हमें पता है ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई विच वर देयर व्हेन टाइम वाज 0, या फिर जहां से हमने डिसइंटीग्रेशन रेट को मेजर करना शुरू किया है। ठीक है, तो ये जो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इसको हमें डिराइव करना है। उसके पहले एक्चुअली जो रेडियो एक्टिविटी चलती है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें रुदरफोर्ड और सॉडी ने बताई थी, उन्हें पढ़ लेते हैं, ताकि हमें फिर इस लॉ को डिराइव करने में आसानी हो जाए। तो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके में जो एज पर रुदरफोर्ड एंड सॉडी ने जो बात कही है, उसमें सबसे पहली बात आती है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब ये फास्ट और इंस्टेंट होने वाली प्रोसेस है जिस पर
किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इतना टेम्परेचर होगा तो ही रेडियो एक्टिविटी शुरू होगी, एक्स का डिसइंटीग्रेशन वाई में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेचर और प्रेशर पर इंडिपेंडेंट होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सेकंड, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या फिर बीटा पार्टिकल इमिट होता है उसमें, एंड बोथ ऑफ दिस पार्टिकल आर नेवर इमिटेड साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही समय अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल नहीं निकलेंगे, या तो अल्फा निकलेगा या तो बीटा निकलेगा। Also at a time an atom will not emit more than one alpha particle और वन बीटा पार्टिकल। एक समय एक एटम के पास अगर अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है तो एक ही अल्फा पार्टिकल निकलेगा। एट ए टाइम दो या दो से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल वगैरह नहीं निकलते हैं। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द बीटा पार्टिकल एज वेल। एक समय में एक ही बीटा पार्टिकल। देन द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एन एटम चेंज द एटम इनटू न्यू वन। हमने देखा था भैया बिस्मथ का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था, जहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ था, अल्फा पार्टिकल। तो हमने देखा था बिस्मथ किस में कन्वर्ट हुआ था, थैलियम में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एन एटम चेंज द एटम इनटू न्यू वन whose atomic number is reduced by 2 and the mass number is reduced by 4, that we have already seen in alpha decay. Fourth is the emission of beta particle from atom will also change the atom into new one। और यहाँ पर क्या होता है, अगर बीटा माइनस डीके हो रहा है तो न्यू एटम का एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 1, और बीटा प्लस डीके हो रहा है तो न्यू एटम का एटॉमिक नंबर इज लेस देन 1। ये भी हमने देखा था। हाँ, हालांकि बीटा पार्टिकल के समय देर इज नो चेंज इन द एटॉमिक मास नंबर, यही उन्होंने बोला है। द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, yes, the emission of beta particle from an atom will change it into new atom whose atomic number is increased in case of beta minus decay and decreased in case of beta plus decay without any change in the mass number। ठीक है, चलो अब फिफ्थ जो स्टेटमेंट है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डिराइव योर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। चलो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट, the number of atoms decay per second, number of atoms decay per second if dn is the total number of atom disintegrating in given time dt, so dn upon dt is rate of decay, so the number of atoms decay per second at any instance of time is directly proportional to the number of radioactive atom actually present in the sample at that instant। इसका क्या मतलब है समझते हैं। मान लो मेरे पास एक सैंपल है रेडियो एक्टिव मटेरियल का, जिसके अंदर फिलहाल 100 एलिमेंट्स प्रेजेंट है या 100 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, आज के समय अब जब मेरे पास वो सैंपल है तो लेट्स से एक्स एलिमेंट का सैंपल है जिसके कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 100 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। यहाँ से मान लीजिए 1 आवर के बाद अगर मैं सैंपल को मेजर करता हूँ तो मुझे दिखते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि उसमें एक्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है, 80 बचा है। तो 1 आवर में कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए हैं, 20 न्यूक्लियाई। अब हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू 80 है वहां से आगे 1 आवर के बाद देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ x बचे हैं। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि x की वैल्यू हाइपोथेटिकली मैं ले रहा हूं, मान लीजिए 60 बची है अंदर। तो मतलब 8 से वो 70 हुआ है तो कितने का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, ओनली 10 का। हालांकि समय कितना गया है, 1 ही आवर गया है। तो समय सेम है, लेकिन जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाई था तब डिसइंटीग्रेट होने वाले न्यूक्लियाइज भी ज़्यादा थे, और जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया तो नंबर ऑफ एटम्स जो डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं वो भी कम होते गए। और यही इन्होंने यहाँ पर कहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स डीके पर सेकंड एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एक्चुअली प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सैंपल इन दैट टाइम इंस्टेंस। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है ना उसको डिराइव करते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0, मतलब मैं सर्टन टाइम इंस्टेंस को अब यहाँ से आगे मेजर करने वाला हूँ। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 लेट n नॉट क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम्स। अब जितने न्यूक्लियाई होंगे उतने नंबर ऑफ एटम होंगे, क्योंकि हर एटम के पास एक ही न्यूक्लियाई होता है। सो n नॉट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या फिर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द गिवन सैंपल। हम मान लेते हैं कि n नॉट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन एट द गिवन सैंपल व्हेन t इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करेंगे हम, t टाइम के बाद अगर मान लीजिए t टाइम पास हो रहा है, सो एट टाइम t इज इक्वल टू t लेट
NT with the number of nuclei remained, number of nuclei या number of atom remained at the given sample, after nuclear disintegration, from time t is equal to 0 to टाइम t इज इक्वल टू टी, है ना। थोड़ी देर पहले देखिए हमने किया था कि नहीं, इमेजिन शुरुआत में मेरे पास 100 नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और 1 आवर के बाद 80 बचे थे, तो 80 हुआ NT और 100 हुआ N0, ठीक है। इस तरीके से समझेंगे। सो N0 इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, NT इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन्ड बिहाइंड आफ्टर अ सर्टेन पैसेज ऑफ टाइम। अब देखिए क्या हुआ होगा, डिसइंटीग्रेशन होता रहा होगा, 100 to 80, 80 to 70 ऐसे डिसइंटीग्रेशन चल रहा होगा। अगर मैं मान लूँ लेट DN विद द एलिमेंटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो DN विद द एलिमेंटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम dt, तो dt क्या है, एलिमेंटल टाइम है, उस कम समय में कम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे इनिशियली x की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, बाद में t टाइम के पैसेज के बाद x की वैल्यू कितनी बची है, 80, तो टोटल नंबर ऑफ कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए हैं, 20 न्यूक्लियाई। अगर टाइम में ले लूँ, मान लीजिए 60 सेकंड में 20 डिसइंटीग्रेट हुए हैं, तो एक न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट होने में कितना समय लगा होगा, ऑब्वियसली बहुत कम समय लगा होगा। तो अगर एक मेरा DN है, DN इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम dt, और एलिमेंटल टाइम को मैं बोलता हूँ 1 सेकंड, तो DN by dt विल बी द वन डिके इन 1 सेकंड हो जाएगा। तो DN इज एलिमेंटल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई दैट आर गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम dt, ऐसा इसका मीनिंग है, ठीक है। चलो फिर से लौट कर आते हैं। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, इफ DN इज एलिमेंटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम dt, देन हम बोल सकते हैं कि भैया दिस DN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, मतलब अगर जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड जो हो रहे हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। दूसरा DN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, मतलब जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली प्रेजेंट होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट भी होंगे। बस यहाँ पर एक यूज़ करना है आपको, DN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स ऑफ NT लिखना है। माइनस टाइम्स ऑफ NT मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स या फिर न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे, आपके जो डिसइंटीग्रेशन रेट जो है, मतलब जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड है, वो भी कम होते जाएंगे। तो इसको मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ। अब क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 DN is directly proportional to NT, that is minus of NT into DT। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, सो आई एम पुटिंग सम कांस्टेंट लैम्बडा एंड दिस इज माइनस ऑफ NT इंटू DT। अब भैया लैम्बडा क्या है, तो लैम्बडा होता है डीके कांस्टेंट। लैम्बडा क्या होता है, डीके कांस्टेंट, और किसी भी मटेरियल के लिए उस पर्टिकुलर मटेरियल का डीके कांस्टेंट जो लैम्बडा है वो फिक्स होता है, ठीक है। सो आई कैन सिंपली राइट DN इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्बडा इंटू NT इंटू DT, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं DN अपॉन NT इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ लैम्बडा इंटू DT, माइनस टाइम्स ऑफ लैम्बडा इंटू DT। और सेकंड आई कैन राइट DN अपॉन DT is equal to minus lambda into NT, and same can be written as minus of DN upon DT, minus of DN upon DT is lambda into NT। अब देखिए माइनस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो भी कम होते जाएगा अगर NT की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा
एनटी कम होते जाएगा, और एनटी कम होगा तो डिसइंटीग्रेशन रेट भी आपका स्लोअर होते जाएगा, ये वो बता रहा है। सो डी एन अपॉन डी टी, अगेन रेट ऑफ, ये डी एन अपॉन डी टी इज नथिंग बट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिसको हम बोलेंगे एक्टिविटी रेट। तो एक्टिविटी रेट इज 80, 80 इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी एन अपॉन डी टी, या सिंपली डी एन अपॉन डी टी। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिविटी रेट विच इज नथिंग बट लैम्बडा इंटू एन टी। अब यहाँ पे जो टी है ना, टी सफिक्स में है, जो बताता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेंड आफ्टर टाइम टी। ठीक है, ये एक रिलेशन है जिसका हमें आगे काम आने वाला है। यहाँ पर बस याद रखना एटी को क्या लिखा है हमने, एटी इज एक्टिविटी रेट, एक्टिविटी रेट। ठीक है, और एक्टिविटी रेट विच इज नथिंग बट डी एन अपॉन डी टी। तो ये होगा ना सेकंड इनवर्स या आवर इनवर्स, या हम बेसिकली कह सकते हैं कि टाइम इनवर्स के फॉर्म में एक्टिविटी रेट को मेजर किया जा सकता है, या नंबर ऑफ डिकेज हैपनिंग पर यूनिट टाइम, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ यूनिट फॉर एक्टिविटी रेट। चलिए लोड कराते हैं इधर, ये हमारा जो मेन है ना ये इक्वेशन, इसको हमें यूज करना है टू डिराइव लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब यहाँ पर देखिए dn upon nt, dn is number of elements that are getting disintegrated, nt is total number of element at जो t टाइम पास होने के बाद बचने वाले हैं। हम क्या कहेंगे, डिसइंटीग्रेशन इज हैपनिंग कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एन नॉट टू एन टी। इनिशियल नंबर एन नॉट है, बाद के नंबर एन टी है, तो एन नॉट से एन टी तक डिसइंटीग्रेशन होते जा रहा है। सो वी विल बी सिंपली इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। सो वी कैन से फॉर डिसइंटीग्रेशन, for disintegration of nuclei from n0 to nt in time, कितने समय में हो रहा है वो हो रहा है टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू t। इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। चलो इंटीग्रेशन करेंगे अब वो इक्वेशन का, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल बी सिंपली हैविंग इंटीग्रेशन ऑफ डी एन अपॉन एन टी। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल नंबर थे एन नॉट, वहाँ से वो कितने बचे हैं एन टी तक, एन नॉट से लेकर एन टी तक। सो एन नॉट टू एन टी डिसइंटीग्रेशन हुआ है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए कहाँ से कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t तक डिसइंटीग्रेशन हुआ है। तो राइट साइड में आई एम इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन एज इफ माइनस ऑफ लैम्बडा 0 टू t एंड दिस विल बी dt। अब इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, 1 अपॉन एन टी का इंटीग्रेशन इज ln ऑफ एन टी, ln ऑफ एन टी, है ना। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले यहाँ पर मैं लिमिट पुटअप कर रहा हूँ, here it is equal to minus of lambda dt का इंटीग्रेशन होगा t and again limit would be 0 to t। चलो सॉल्व करते हैं। so this would be ln that is log to the base e nt minus ln that is log to the base e, so ln into n naught is equal to minus lambda into t। तो I can write ln is equal to nt upon n naught, है ना। so हम जानते हैं log of a माइनस log of b क्या होता है, log of a upon b, इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ लैम्बडा इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, ये जो लॉग टू द बेस ई है इसे मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देन एन टी अपॉन एन नॉट वुड बी इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। देयरफॉर एन टी क्या बचा है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट दैट इज इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट, एन नॉट इंटू e raised to the power minus lambda t, and this is my law of radioactive element का law of radioactivity का मेन एक्सप्रेशन है। सो दिस इज लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, ऐसा कहा तो भी चलेगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, रेडियोएक्टिव डीके। ठीक है, अच्छे से याद रखना। दूसरी चीज, अब हम और एक चीज करेंगे, क्या करेंगे, आपने अगर देखा होगा तो वाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हमने एक्टिविटी रेट इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन टी निकाला है, तो उसको यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ फाइंडिंग अनदर डेरिवेशन, जिसका यूज हमें होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो आई एम राइटिंग वी नो, एक्चुअली जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है ना वो यहीं पे खत्म हो जाता है।
ठीक है, आगे हम हमारे सहूलियत के लिए पढ़ रहे हैं। सो वी नो दैट ए टी इज इक्वल टू क्या था, ए टी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन टी। सो लैम्बडा इंटू एन टी, देयरफॉर आई कैन राइट ए टी इज इक्वल टू लैम्बडा एन टी इज एन नॉट इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, डिराइव किया है। सो आई कैन सिंपली राइट ए टी इज इक्वल टू, ये जो लैम्बडा इंटू एन नॉट है ये क्या बताएगा, लैम्बडा इंटू एन नॉट इज इनिशियल एक्टिविटी। मतलब अगर देखो लैम्बडा इंटू एन टी अगर ए टी हो सकता है तो एन टी इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी। वैसे ही when time was 0 how many number of nuclei were present, n naught. So lambda into n naught will be initial activity rate, so that will be written as a naught into e raised to the power minus lambda t. This is again very important relation where a naught क्या है, initial एक्टिविटी व्हेन टाइम वाज t इज इक्वल टू 0, जब टाइम का फ्रेम मैंने जस्ट स्टार्ट किया है कंसिडर करना। ठीक है, चलो लैम्बडा तो था मेरा डी के कॉन्स्टेंट। अब समझ लेते हैं, देखो हमें क्या है, वी नो दैट डी एन अपॉन डी टी माइनस ऑफ डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन टी, ये हम जानते हैं। तो भैया लैम्बडा क्या हुआ, लैम्बडा इज इक्वल टू, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो अब भी हम लिख सकते हैं डी एन अपॉन डी टी इंटू एन टी। अब देखिए डी एन क्या है, डी एन एक नंबर है, एन टी भी एक नंबर है, तो डी टी क्या है, टाइम है। तो हम लिख सकते हैं भैया दैट लैम्बडा का जो यूनिट होगा वो 1 अपॉन टाइम के फॉर्म में होना चाहिए। एंड 1 अपॉन टाइम मतलब टाइम का इन्वर्स। तो डी के कॉन्स्टेंट जो होता है उसको हम टाइम इन्वर्स के फॉर्म में लिखते हैं, सेकंड इन्वर्स, ईयर इन्वर्स है ना, डेज इन्वर्स वगैरह वगैरह। दूसरी चीज, किसी भी टाइम इंस्टेंस पर अगर आपसे पूछा जाए कि उस मटेरियल में कितना मास मौजूद है पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो हम क्या करते हैं, एन टी इज इक्वल टू लिखेंगे। अब एन टी क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल लिखते हैं, दैट कैन बी फाउंड थ्रू नंबर ऑफ मोल्स। एन टी वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, है ना। सो नंबर ऑफ मोल इज मास ऑफ गिवन सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। वो एटम्स हो सकते हैं, वो न्यूक्लियाइज हो सकते हैं। तो ये भी जो फॉर्मूला है दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। सेकेंडली जो एक्टिविटी रेट था ना, या फिर सिंपली जिसको हमने एक्टिविटी बोला है, सो ए टी क्या है, ए टी इज नथिंग बट डी एन अपॉन डी टी। तो दिस इज नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम, इसको भी एक्टिविटी रेट जो है वो नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम भी लिखते हैं, और कभी कभी जस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम इनवर्स भी एक्टिविटी रेट को बताया जाता है। सो टाइम इनवर्स के फॉर्म में भी एक्टिविटी रेट हो सकती है, ये भी हमें पता होने चाहिए। तो अब तक हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, उसको डिराइव किया है, जहां पर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट रिमेंड आफ्टर इलेप्सिंग द टाइम टी उसका रिलेशन पता चला है, वेयर एन नॉट वॉज इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट व्हेन टाइम वॉज 0 एंड लैम्बडा इज डीके कांस्टेंट। ठीक है, आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब जो मेन चीज है वो है यूनिट। देखिए डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो होता है डी एन अपॉन डी टी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम। अब डिसइंटीग्रेशन रेट जो है, या फिर ये जो डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिविटी रेट जो है, इसको हम मेजर करते हैं बैक्विरल में। किसमें, बैक्विरल में। बैक्विरल वॉज द फिजिसिस्ट हु गेव अस द आइडिया ऑफ रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके का, तो उसके सम्मान में, उनके सम्मान में हम बैक्विरल में मेजर करते हैं। याद रखना वन बैक्विरल इज इक्वल टू 1 डीके इन 1 सेकंड। ठीक है, सो 1 डीके पर सेकंड इज योर 1 बैक्विरल। उसके साथ में रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने का, मतलब जो डिसइंटीग्रेशन रेट है उसे मेजर करने का और एक यूनिट है, उसको बोलते हैं क्यूरी। सो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बैक्विरल। ठीक है, ये भी याद रखिए। एंड सेकंड और एक यूनिट है डिसइंटीग्रेशन को मेजर करने का, एंड दैट इज रुदरफोर्ड। सो 1 रुदरफोर्ड इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 6 बैक्विरल। ठीक है, ये हमें यूज होंगे कहाँ पे,
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पर रेडियो एक्टिव लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे एवरेज लाइफ की और हाफ लाइफ की। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ हाफ लाइफ। व्हाट इज मीन बाय हाफ लाइफ? हाफ लाइफ मतलब वो टाइम जो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए ज़रूरी होता है ताकि उसका कॉन्सेंट्रेशन 50% तक आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज अगर किसी पर्टिकुलर एक्स एलिमेंट का 100 मॉलिक्यूल्स या 100 न्यूक्लियाई किसी पर्टिकुलर सैंपल में है, अगर अगर 100 से 50 होने के लिए मतलब x जब y में टर्न होते जाएगा तो x की वैल्यू बचेगी 50, y की वैल्यू बचेगी 50। तो x का जो सैंपल है वो 100 से लेकर 50 आने के लिए अगर मान लीजिए 1 आवर लग रहा है तो 1 आवर वुड बी माई हाफ लाइफ। टी हाफ कितना हो जाएगा? 1 आवर। तो हाफ लाइफ को हम टी हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ से फिर और 1 घंटे के बाद मेजर करूँगा तो वो कितने नंबर ऑफ बचे हैं, एक्स के जो एलिमेंट है वो कितने बचे हैं, तो 50 का हाफ कितना होता है? 25। मतलब ये होगा कि अब x 25 बचेंगे और y जो है वो 75 हो चुके होंगे। तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कि ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन से 50% तक आने के लिए कितना समय लगा है। अब हाफ लाइफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मान लेते हैं कि nt इज द नंबर ऑफ एलिमेंट रिमेन आफ्टर टाइम t विच इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 व्हेन टाइम इज t हाफ। तो हाफ टाइम में ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का 50% ही बचा है। सो आई कैन राइट दिस एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एन टी को अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के हिसाब से वो होता है एन नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी। अब टी की कौन सा होगा, यहाँ पर हाफ टाइम हो रहा है तो मैं टी की जगह लिख रहा हूँ टी हाफ। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो एन नॉट तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है हमारे पास? 1/2 इज टू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी हाफ। सो आई कैन राइट 2 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर पॉजिटिव लैम्बडा इंटू टी हाफ। अब भैया यहाँ क्या कर लेता हूँ मैं, ई को जो है वो लेफ्ट साइड में लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा ln ऑफ 2 दैट इज log टू द बेस e ऑफ 2 विच इज इक्वल टू अगेन लैम्बडा इंटू टी हाफ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ln2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं भैया 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ln2 की वैल्यू मिलेगी 0.693 विच इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू टी हाफ। देयरफॉर टी हाफ कितना हो जाएगा बेटा? टी हाफ हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा एंड दिस वुड बी द एक्सप्रेशन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ हमने समझ लिया है, इसके बाद हम समझेंगे एवरेज लाइफ के बारे में। किसके बारे में? एवरेज लाइफ। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा एक ग्राफ मैं आपको यहाँ पर और एक समझा देता हूँ। तो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं इन बिटवीन दिस इज माय कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल और ये है टाइम। ठीक है, मान लेते हैं इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो सर्टन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होते जाएंगे मटेरियल में? कम 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 होते जाएंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में अगर एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो उसका जो हाफ होगा मतलब एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी इन टाइम t हाफ। वो किस में आ जाएगा? इन टाइम t हाफ। फिर एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 का फिर से हाफ होगा तो वो कितना होगा? दैट वुड बी एन नॉट डिवाइडेड बाय 4। तो एन नॉट डिवाइडेड बाय 4 उसके लिए जो टाइम आएगा दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ t हाफ। फिर ये था एन नॉट डिवाइडेड बाय 4। अब एन नॉट डिवाइडेड बाय 4 का हाफ क्या होगा? एन नॉट डिवाइडेड बाय 8। तो इसके लिए जो टाइम आएगा दैट वुड बी 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, एन नॉट डिवाइडेड बाय 8। आई होप कि ये जो सिंपल सा ग्राफ है आपको समझ में आ रहा होगा, पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं एवरेज लाइफ की। सो एवरेज लाइफ को समझना अगर है तो हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल से। टी एवरेज देखते हैं क्या है वो एग्जाम्पल। अब सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, एवरेज लाइफ की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या होगी भैया डेफिनेशन, क्या हो सकती है एवरेज लाइफ की? सो आई कैन राइट इट इज द एवरेज टाइम, इट इज द एवरेज टाइम फॉर विच nucleus of a material or radioactive element, nucleus of
रेडियो एक्टिव एलिमेंट सर्वाइव्स बिफोर कंप्लीटली डिकेइंग। ठीक है। अब इसका ये जो पर्टिकुलर एवरेज लाइफ है ना, इसके दो तरीके से हम डेरिवेशन निकाल सकते हैं। एक तो है टेक्स्ट बुक मेथड। ठीक है, टेक्स्ट बुक मेथड में जो डेरिवेशन दिया है उसे समझने के लिए पहले एग्जांपल का लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है परसेंटेज मेथड, तो उसको मैं बाद में समझाता हूँ, विच इज़ वेरी क्विक एंड स्मॉल एज वेल। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास ना एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इस तरीके से। ओके, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हम कुछ 30 न्यूक्लियाई है ऐसा मान के चलते हैं। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया। देन दीज आर 20 एंड लेट्स से दीज आर 30। सो ऐसे टोटल 30 न्यूक्लियाई है हम मान के चलते हैं। तो इनिशियली एन नॉट की वैल्यू है 30। यहाँ से अब डिसइंटीग्रेशन शुरू हो रहा है और मैं यहाँ से अब टाइम के रिस्पेक्टिव डिसइंटीग्रेशन मेजर करते जा रहा हूँ। अब हम जानते हैं कि भैया एक समय में सारे तो एटम्स डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, धीरे 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 करके एटम क्या होते जाएंगे, डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे। सो फॉर फर्स्ट आवर पहले आवर में मैं देखता हूँ कि 10 जो है वो 10 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए हैं फर्स्ट आवर में। फिर जो सेकंड आवर है, सेकंड आवर में 8 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8 न्यूक्लियाई है ये पहले आवर के दौरान मौजूद थे और दूसरा आवर खत्म होते होते ये 8 न्यूक्लियाई चले गए। तो अप टू 2 आवर्स हमारे 18 न्यूक्लियाई अब डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। फिर आते हैं थर्ड आवर पे। थर्ड आवर पे मैं देख रहा हूँ कि 6 न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, 6 न्यूक्लियाई। अब हम ये भी देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते जा रहे हैं, हमारा जो डिसइंटीग्रेशन है वो भी कम कम होते जा रहा है। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे तब 10 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए थे। फिर जैसे जैसे न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे देन वी हैव लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। अगर मैं फोर्थ आवर की बात करूं तो फोर्थ आवर में देख पा रहा हूं कि 4 न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हुए हैं। एंड लेट्स से फिफ्थ आवर, तो फिफ्थ आवर आते आते लास्ट के जो 2 न्यूक्लियाई है वो मैं देख पा रहा हूँ कि डिसइंटीग्रेट हुए हैं। तो अगर हम टोटल करें 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 दैट इज 24, 24 प्लस 4 इज 28, 28 प्लस 2 इज 30। तो टोटल 30 जो न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट हुए हैं और जो टोटल टाइम लगा है वो 5 आवर लगा है। अब अगर आपसे कोई पूछे एवरेज लाइफ कितनी है तो भैया टोटल लाइफ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 5 आवर है, लेकिन एवरेज लाइफ कैसे निकालेंगे? तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले आवर में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे। 10 न्यूक्लियाई थे जो डिसइंटीग्रेट हुए हैं, तो उनकी लाइफ तो भैया एक ही आवर की थी। फिर जो दूसरे सेट में मैंने देखा 2 आवर में, तो उसके लिए तो 8 ही न्यूक्लियाई थे, तो 8 न्यूक्लियाई की लाइफ 2 आवर थी। फिर ऐसे करते करते जो लास्ट के 2 न्यूक्लियाई थे वो 5 घंटे तक चले हैं। तो हर न्यूक्लियाई, हर जो नंबर ऑफ डिफरेंट जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उनके लिए लाइफ भी अलग अलग है। इसलिए फिर एवरेज लाइफ अगर निकालना है तो हमें एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? तो एवरेज लाइफ इज टोटल टाइम स्पेंट बाय ऑल न्यूक्लियाई, टोटल टाइम स्पेंट बाय ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। समझते हैं, देखिए टोटल टाइम स्पेंड बाय ऑल न्यूक्लियाई, तो सबसे पहले एक आवर किसने स्पेंड किया है? 1 आवर इज स्पेंट बाय 10 न्यूक्लियाई। सो आई एम राइटिंग टाइम स्पेंड बाय फर्स्ट न्यूक्लियाई इज 1 into 10 प्लस 2 आवर्स आर स्पेंट बाय 8 न्यूक्लियाई। 8 न्यूक्लियाई ने पहले भी 1 आवर स्पेंड किया है और बाद का 1 आवर, ऐसे 8 न्यूक्लियाई ने 2 आवर्स स्पेंड किए हैं। सो 2 into 8 प्लस फिर क्या हुए हैं? 3 आवर्स किन्होंने स्पेंड किए? 6 न्यूक्लियाई ने 3 आवर्स स्पेंड किए हैं। सो 3 into 6 प्लस देन 4 आवर्स आर स्पेंट बाय 4 न्यूक्लियाई। तो जो 4 न्यूक्लियाई थे वे 4 आवर तक टिके हैं। सो आई एम राइटिंग 4 into 4 प्लस लास्ट के जो 2 न्यूक्लियाई है इन्होंने क्या किया है?
5 आवर तक खुद को बचा के रखा है। सो 5 इंटू 2, ये हो गया टोटल टाइम स्पेंट बाय ऑल द न्यूक्लियाई इन द गिवन स्पेसिमेन डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, हमारे पास है 30 नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो एक काम करते हैं, चलो 1 इंटू 10 इज 10, 10 प्लस 8 इंटू 2 इज 16, 16 प्लस 6 इंटू 3 इज 18, 18 प्लस 4 इंटू 4 इज 16, 16 प्लस 5 इंटू 2 इज 10। अगर ये पूरा एडिशन कर दिया जाए सो आई विल बी गेटिंग दिस एज 70। सो 70 आउट ऑफ 70 divided by 30. So average time spent by this particular radioactive specimen is given by 7/3 hours। ठीक है, तो इतना एवरेज लाइफ जो है वो उसका होगा। समझ में आ रही है बात। अब हम टेक्स्ट बुक मेथड की हेल्प से जो डेरिवेशन डिराइव किया है उसकी तरफ जाते हैं। तो मान लेते हैं कि dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं ईच टाइम। यहाँ पर जो 10 थे ना, 10, 8, 6, ये क्या है, dn है। dns आर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट आर गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड इन सर्टन टाइम t। तो t टाइम मतलब जो हमने थोड़ी देर पहले लिया था ना 1 आवर, हर एक के बीच में कितने आवर का डिफरेंस था, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर। तो जो टाइम है इसको मैं 1 आवर कंसिडर करता हूं, तो वो टाइम। सो dn आर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग इन लेट से इन टाइम t। तो हम क्या करेंगे, t एवरेज निकालेंगे, टोटल टाइम स्पेंट बाय ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली। ठीक है, चलो अब देखो, पहला जो सेट होगा जो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होंगे वो मान लेते हैं dn है। तो dn ने t टाइम के लिए अपना टाइम स्पेंड किया है। वैसे ही फिर नेक्स्ट न्यूक्लियाई की बारी आएंगी, नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर क्या थे, 30 ही न्यूक्लियाई थे, लेकिन इन रियलिटी तो करोड़ों न्यूक्लियाई हो सकते हैं। और उन करोड़ों न्यूक्लियाई को खत्म होने के लिए, मतलब पूरा एलिमेंट को डिसइंटीग्रेट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम भी लग सकता है, राइट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो हम कहेंगे कि भैया इंडिविजुअल जो न्यूक्लियाई है जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, दे आर डिसइंटीग्रेटिंग फ्रॉम टाइम 0 टू infinity। So what I'll be doing is I'll be taking summation of all the nuclei that are getting disintegrated in time t, और जो टाइम का फ्रेम होगा that will be from 0 to infinity। और इतना सारा टाइम फ्रेम में कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली प्रेजेंट थे, n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग दिस एज 1 अपॉन n नॉट एंड 0 टू इन्फिनिटी t इंटू dn हमारे पास बचा है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। सो 1 अपॉन n नॉट, t जो है उसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ 0 टू इन्फिनिटी, t को वैसे ही लिख रहा हूँ। एंड वी नो dn क्या होता है, dn इज नथिंग बट लैम्बडा इंटू nt इंटू dt। हमने देखा था कि नहीं थोड़ी देर पहले कि dn इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्बडा nt इंटू dt। इसको अगर माइनस लिख ले तो माइनस ऑफ dn इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू n2 इंटू dt। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस साइन बता रहा है कि नंबर ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन है वो कम होते जाएगा विथ रिड्यूसिंग नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द स्पेसिमन। हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए माइनस नहीं कंसिडर करेंगे ताकि जो हमारा डेरिवेशन है वो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखेंगे। सो 1 अपॉन n नॉट इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी t इंटू, अच्छा लैम्बडा जैसे है वैसे ही रखो। nt क्या होता है, nt इज नथिंग बट n नॉट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी इंटू डी टी। ये भी एक्सप्रेशन हमें पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो टी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन n नॉट। अब देखिए यहाँ से क्या क्या बाहर आ सकता है, तो लैम्बडा बाहर आ सकता है, n नॉट भी बाहर आ सकता है। सो आई एम सिंपली राइटिंग लैम्बडा इंटू n naught and in integration we have 0 to infinity t into e raised to the power minus lambda t into dt। ठीक है, अब यहाँ से n नॉट कैंसिल हो गया तो वी हैव ओनली लैम्बडा 0 टू इन्फिनिटी t
टी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। अगर आप इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो फाइनल आपको मिलेगा लैम्डा इंटू वन अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। एंड इफ़ यू सॉल्व दिस, लैम्डा लैम्डा स्क्वायर से हट जाएगा, तो जो आपका टी एवरेज की वैल्यू आ रही है, टी एवरेज, दिस इज वन अपॉन लैम्डा, दिस इज वन अपॉन लैम्डा। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि लैम्डा का यूनिट क्या होगा, जो एवरेज टाइम है उसका इनवर्स। ठीक है, एवरेज टाइम का इनवर्स वुड बी द यूनिट ऑफ लैम्डा। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ से अगर मैं हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के बीच में अगर रिलेशन निकालना चाहूँ, सो टी हाफ एंड टी एवरेज, इनके बीच का अगर रिलेशन पता करना है तो देखो बहुत सिंपल है। आई नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, सो दिस कैन बी रिटन एज 0.693 इंटू वन अपॉन लैम्डा। बट भैया वन अपॉन लैम्डा क्या होता है, टी एवरेज। सो सिंपली टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टाइम्स ऑफ टी एवरेज। तो अगर हमारे पास टी एवरेज की वैल्यू है, एवरेज लाइफ पता है, तो वी कैन सिंपली फाइंड टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू पता है तो टी एवरेज हम निकाल सकते हैं। अब ये तो था टेक्स्ट बुक मेथड। अब दूसरी एक मेथड देख लीजिए, मैं इसको मेथड 2 बोलता हूँ। इस मेथड में हम क्या बोलते हैं कि एवरेज लाइफ वो लाइफ होता है जहां पर एट द एंड कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे होते हैं, 37% ऑफ ओरिजिनल। तो 37% ऑफ एन नॉट जहां पर बचे होते हैं उसके लिए जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं एवरेज लाइफ। सो मान लीजिए इनिशियली 100 न्यूक्लियॉन्स थे, या सॉरी इनिशियली 100 न्यूक्लियाई थे और बाद में कितने बचे, 37। तो इसके बीच में जो टाइम लैप्स हुआ है, दैट इज योर एवरेज टाइम, दैट इज योर एवरेज टाइम। चलो, सो 37% ऑफ एन नॉट मतलब 0.37 टाइम्स ऑफ एन नॉट विच इज इक्वल टू एन टी। एंड वी नो 0.37 कैसे आता है, तो इट इज 1 अपॉन ई इंटू एन नॉट। अब ई की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं ना, 2.7 समथिंग होती है। तो 1 अपॉन 2.7 वगैरह करके देखो आप, तो 0.37 आपको मिलेगी। सो 1 अपॉन ई इज इंटू एन नॉट इज इक्वल टू एन टी। क्या है, एन टी इज एन नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से। तो एन नॉट कैंसल, सो आई कैन सिंपली राइट ई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर लैम्डा टी। कैसे हो गया, ई का रेसिप्रोकल लिया तो यहाँ पे ई रेज टू द पावर जो माइनस था वो प्लस हो गया। नाउ आई कैन सिंपली राइट, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, ई का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। सो 1 इज इक्वल टू लैम्डा टी। अब ये जो टी है ये कौन सा टी होना चाहिए, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज लाइफ, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी एवरेज, एंड दस टी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन टू फाइंड एवरेज टाइम। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई हो। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, कुछ और जो सिंपल रिलेशन है जहाँ पर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प होगी, उन रिलेशंस को देख लेते हैं, एंड देन वी विल सॉल्व सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल एज वेल। ठीक है, सीईटी में भी इस पर बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ जो न्यूमेरिकल्स है वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सपोज मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल टी or any t is the time required for the complete disintegration. So complete disintegration time मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके खत्म हो जाएगा। सो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन टाइम, देन एंड, और बोल सकते हैं एंड टी हाफ इज हाफ लाइफ। टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ है। तो उसमें उस केस में कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ लगे होंगे टू कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट द मटेरियल वुड बी number of half lives for complete disintegration would be t upon t half। ये हमें याद रखना है। ठीक है, पहला रिलेशन। दूसरा, अब देखिए कुछ नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद क्या होते जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कम कम होते जाता है मटेरियल में। तो कितना अमाउंट मतलब कितना फ्रैक्शन बचा है, हो सकता है 1/4 बचा हो, 1/18 बचा हो, 1/16 बचा हो। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन इज स्टिल रिमेंड इन द गिवन सैंपल आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ हाफ लाइफ, वो अगर हमें पता करना है तो हम कैसे पता कर सकते हैं, द फ्रैक्शन रिमेंड, द फ्रैक्शन ऑफ मटेरियल रिमेंड, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल remained after let's say n number of half life, I am talking about n number of half life। तो उसका फॉर्मूला होता है
1/2 रेस्ट टू द पावर n, 1/2 रेस्ट टू द पावर n। ठीक है, तो n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ मैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि लेट्स से हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, half life of a radioactive substance is, let's say, 1000 years, 1000 years. Okay, and we are asked what fraction of substance or what fraction of element will remain undecayed will remain undecayed after, let's say, 5000 years, आफ्टर लेट्स से 5000 ईयर्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो फ्रैक्शन रिमेंड अगर पता करना है तो हाफ ऑफ रेस्ट टू द पावर n होता है। तो n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा इसमें कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हम पता कर सकते हैं ड्यूरिंग 5000 ईयर। सो n वुड बी इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय कितने हाफ लाइफ बीते होंगे उसके दौरान। सो एक हाफ लाइफ का समय है 1000, दैट इज 5 हाफ लाइफ्स, 5 हाफ लाइफ्स। तो फ्रैक्शन रिमेंड हम लिखेंगे, फ्रैक्शन रिमेंड undecayed, fraction remained undecayed would be equal to 1/2 times raised to the power 5, that is 1/2 raised to the power 5, which is equal to 1/32। so out of 32 only one would remain। और अगर मैं पूछूं फ्रैक्शन रिमेन डिकेड, ये तो अनडिकेड था, दिस वाज अनडिकेड। और फ्रैक्शन डिकेड अगर पता करना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/32, सो दैट इज 31/32। ठीक है, चलेगा। यहाँ ये जो चीज़ है ना जो मैंने आपको बताई है, इसका यूज़ होगा हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक एक करके कुछ सिंपल न्यूमेरिकल है उन्हें भी देख लेते हैं सीईटी के, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है, What percentage of radioactive substance is left after 5 half lives? तो देखिए 5 हाफ लाइव्स कितने दिए हैं हमारे पास, वी हैव 5 हाफ लाइव्स। ठीक है, 5 हाफ लाइफ है। तो जो फ्रैक्शन रिमेंड होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन रिमेंड, that fraction remain is 1/2 times 2 raised to the power number of half lives। तो ये हो जाएगा 1/2 raised to the power 5, that is 1/32। दिस 1/32 इज रिमेंड। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल पहले अगर 32 होता तो उसमें से बचा कितना है, एक बचा है। तो मान लीजिए अगर पहले 100 होता तो कितना बचता है ना, परसेंटेज के टर्म्स में बात करनी है तो हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो दैट वुड बी सिंपली 100/32। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं 3 3 जा 9, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है वो लेफ्ट अनडिकेड होगा, मतलब इतना बचा होगा। कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मच परसेंटेज इज ऑलरेडी बीइंग डिकेड, तो उस समय 100 माइनस 3 पॉइंट समथिंग दैट इज 97, तो उस समय 97 बचा होता, लेकिन मतलब डिकेड हो चुका होता। अभी हमें पूछा है कि कितना अनडिकेड है, कितना लेफ्ट है, तो अबाउट 3% इज लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है भैया, क्वेश्चन दिया है, इफ 8 grams of radioactive substance decays into 0.5 gram in 1 hour, then the half life of substance is, मान लेते हैं भैया अभी फिलहाल कितने ग्राम से, 8 ग्राम से, और बचा कितना है वो 0.5 ग्राम्स बचा है। हाफ लाइफ देकर रखी है हमें, हाफ लाइफ कितनी दी है उसकी, नहीं हाफ लाइफ पूछी है और बताया, बोला है कि ये जो हुआ है इसके बीच में जो टाइम इलैप्स्ड है इट इज़ 1 आवर। ठीक है, तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए पूछी है, बताइए हाफ लाइफ कितनी होगी। तो देखो क्या कर लेते हैं, 8 से वो 0.5 ग्राम 1 आवर में हुआ है। अब मान लीजिए 8 से वो पहले हाफ लाइफ में आया होगा 4 ग्राम, 4 से वो हाफ लाइफ में आया होगा 2 ग्राम, 2 से वो 1 ग्राम तक आया होगा नेक्स्ट हाफ लाइफ में, और बचे हुए लास्ट हाफ लाइफ में वो 0.5 ग्राम तक आया है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ है इसके अंदर, सो 1 2 3 4 हाफ लाइफ है, और टोटल टाइम कितना है 1 आवर है। तो हम बोल सकते हैं भैया कि 1 आवर डिवाइडेड बाय
4, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, 60 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 15 मिनट्स। तो एक हाफ आवर, हाफ लाइफ जो है वो उसका कितने मिनट का है? 15 मिनट का है। सो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स इज 20 ईयर्स। हाफ लाइफ देकर रखा है टी हाफ, कितना दिया है? 20 ईयर्स दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 ईयर्स, इट डिकेज टू अनदर एलिमेंट वाई विच इज स्टेबल। अब थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। मान लो एक्स एलिमेंट है, ठीक है, एक्स एलिमेंट है। इनिशियली पूरा का पूरा इसमें एक्स एलिमेंट है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा x का कन्वर्जन किस में होता जाएगा? y में, और जो बचेगा वो x रहेगा, ठीक है। तो 20 ईयर्स अगर हाफ लाइफ है तो 20 ईयर्स के बाद x 50 बचता है एंड देन y 50 बचेगा, ठीक है, ये होता है। देन उसके नेक्स्ट ईयर के बाद फिर से उसका हाफ ऑफ होते चलेगा। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सो इट डिकेज इनटू अनदर एलिमेंट y विच इज स्टेबल। The two elements x and y were found to be in the ratio of 1:7। मतलब कुछ समय के बाद ऐसा है कि x कितना है? 1, तब y कितना है? 7 है। इन द सैंपल ऑफ गिवन रॉक द एज ऑफ रॉक इज एस्टिमेट टू बी। तो रॉक का एज कितना होगा? उस पर्टिकुलर रॉक का एज कितना होगा? तो जैसे मान लीजिए ये कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बना है और फिर धीरे धीरे y में कन्वर्ट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो एक समय ऐसे आ रहा है जब x का रेशो 1 है और y का 7 है। तो x अगर 1 है, y 7 है, तो रॉक की एज कितनी होगी? तो देखो इसको ना कैसे करते हैं। मान लीजिए पहले 20 ईयर्स में x 50 बचा है, y 50 बचा है। फिर नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या होगा? x जो होगा वो होगा 25, y जो होगा वो 75। तो रेशो कितना आया? 1:3 आया। फिर नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या हो जाएगा? 25 का हाफ होता है 12.5, तो x बचेगा 12.5 और y कितना बचेगा? y वुड बी 87.5, ठीक है। नेक्स्ट हाफ ईयर्स, मतलब ये फर्स्ट हाफ ईयर्स, फिर सेकंड हाफ ईयर्स एंड दिस इज थर्ड हाफ ईयर। अगर आप देखो तो ये जो x है ना 12.5, दिस इज 1 टाइम्स दैट ऑफ 87.5। तो 87.5 कितना है? दिस इज एक्चुअली 7 टाइम्स है, दिस इज एक्चुअली 7 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि भैया थर्ड हाफ लाइफ में 1:7 का रेशो बचेगा। तो ये थर्ड हाफ लाइफ क्या हुआ? 20 + 20 + 20 दैट इज 60 ईयर्स। सो 60 ईयर्स के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि 1:7 का रेशो मिलेगा मुझे रॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Half lives of two radioactive elements A and B are 30 minutes and 60 minutes. So half life for radioactive element A is 30 minutes and radioactive element B का कितना है? That is 60 minutes, ठीक है। Then इनिशियली द सैंपल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। दोनों के न्यूक्लियाई इनिशियली सेम है, मतलब यहाँ पर N0 है तो यहाँ पर भी N0 ही नंबर्स है। देन आफ्टर 120 मिनट्स द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी टू दैट ऑफ ए। मतलब जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे होंगे इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेंड इन ए, इसका हमें रेशो पूछा है। तो देखो अगर हमारे पास हाफ लाइफ अवेलेबल है तो हम पता कर सकते हैं कि भैया कितना फ्रैक्शन रिमेंड होगा आफ्टर सर्टन टाइम। तो हमारे पास जो टाइम देकर रखा है वो 120 मिनट्स है। तो टोटल टाइम है 120 मिनट्स। देखो ध्यान से समझो, टोटल टाइम है 120 मिनट्स। हाफ लाइफ अलग अलग दी है तो कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ बीते होंगे ए के लिए? सो ए वुड बी टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 30 एंड दैट इज 4। सो फ्रैक्शन रिमेंड वुड बी 1/2⁴ दैट इज 1/16। ये रिमेंड वाला है, दीज आर रिमेंड मतलब अनडिकेड। तो डिकेड वाला कितना होगा भैया? डिकेड वाला होगा, डिकेड वुड बी 1 - 1/16 दैट इज 15/16। तो 15/16 डिकेड है। वैसे ही यहाँ पर देख लेते हैं, बी के लिए आ जाएगा टी अपॉन, दूसरा पेन लेता हूँ मैं, मटेरियल बी के लिए टोटल टाइम डिवाइडेड बाय उसका हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम इज 120 डिवाइडेड बाय उसका हाफ लाइफ इज 60। तो मतलब
बी के लिए 2 हाफ लाइफ गुजर चुके हैं, तो अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन रिमेंड वुड बी 1/2 दैट इज 1/4। अगर 1/4 एलिमेंट बचा होगा बी का, तो डिकेड वाला कितना होगा? तो ऑब्वियसली जो डीके हुआ होगा दैट वुड बी 1 - 1/4 दैट इज 3/4 बचा हुआ है, 3/4 बचा हुआ है। तो एन टी बी अपॉन एन टी ए क्या हो जाएगा? तो एन टी बी इज 3/4 अपॉन 15/16। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया 3/4 इंटू 16 अपॉन 15। 4 4 ज़ा 6 एंड 4 4 ज़ा 16 एंड 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15। सो आंसर इज 4/5, 4/5 बचा होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ चलो लास्ट वाला क्वेश्चन एक है, ये इसको देख लेते हैं। क्या पूछा है हमसे? Two radioactive substances A and B have decay constants 5 lambda and lambda respectively. So I am writing decay constant for A is 5 lambda and decay constant for B is lambda. At time t is equal to 0 they have same number of nuclei. मतलब A में अगर n0 न्यूक्लियाई है तो B में भी n0 सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। The ratio of number of nuclei of A to those of B will be 1 upon e raised to the power 1 upon e whole power 2 after a time interval of, मतलब टाइम इंटरवल पूछा है। तो कैसे पूछा है? कंडीशन देखो क्या बोली है। द नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ A टू दैट ऑफ B विल बी, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लिया रिमेंड इन A टू दैट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लिया रिमेंड इन B। ये इसका जो रेशो है वो देकर रखा है, वो कितना देकर रखा है? 1 अपॉन ई रेस टू द पावर 2 ऐसे देकर रखा है। और हमें पूछा है कि ये घड़ी कब आएगी, जो टाइम इंटरवल जो है वो क्या होगा। तो भैया हम जानते हैं एन टी इज नथिंग बट एन नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी। सो लैम्बडा ऑफ ए लिखना पड़ेगा अगर मैं एन टी ए के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, और ये होगा एन नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लैम्बडा ऑफ बी इंटू टी। तो एन नॉट तो वैसे ही कैंसिल हो गए, क्या बचता है मेरे पास? 1 अपॉन ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस लैम्बडा ऑफ ए इंटू टी डिवाइडेड बाई ई रेस टू द पावर माइनस लैम्बडा ऑफ बी इंटू टी। 1 अपॉन ई रेस टू द पावर 2 इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लूँगा। तो क्या हो जाएगा? ई रेस टू द पावर सिंपली ई रेस टू द पावर लैम्बडा बी इंटू टी डिवाइडेड बाय ई रेस टू द पावर लैम्बडा ए इंटू टी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? इसी को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट वुड बी ई रेस टू द पावर 2, इट वुड बी ई रेस टू द पावर 2 करता हूँ तो ई रेस टू द पावर लैम्बडा ए इंटू टी डिवाइडेड बाय ई रेस टू द पावर लैम्बडा बी इंटू टी। I can solve e raised to the power 2 is equal to e raised to the power lambda a into t minus lambda b into t। अब हम lambda a जानते हैं which is 5 times of lambda, so 5 times of lambda into t minus only lambda into t, so e raised to the power 4 times of lambda into t, this is e raised to the power 2। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, so 2 is equal to 4 times of lambda t। I can simply write t is equal to 2 upon 4 lambda, thus t is equal to 1/2 times of lambda। ये आंसर निकल कर आएगा विच इज़ अवर ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कुछ सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड भी न्यूमेरिकल्स है, उन्हें भी देख लेंगे और उसके बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।